हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु, जो कि कक्षा 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इस 100% गारंटी। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके और बोर्ड में आपको क्या क्या किस तरीके से लिखना है, इस सारे टॉपिक को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हो, आपको कोई भी डेरिवेशन से कोई आपको दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कक्षा 12 के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिल जाएंगे। आप लोग वहां से जाके जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है वो जाके देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लेते हैं। उन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक विशेष व्यवस्था प्रदान किया जाता है। और वो जो विशेष व्यवस्था होती है वो क्या होती है कि जो प्रतिरोध होते हैं उसे हमें चतुर्भुज के रूप में जोड़ना पड़ता है। मतलब उन प्रतिरोधों को जोड़ के एक क्या बनाया जाता है, चतुर्भुज बनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध P, Q, R और S, ये चारों प्रतिरोध क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इन चारों प्रतिरोधों को जोड़ के एक चतुर्भुज क्या किया गया है, बनाया गया है। अब जब इनको चतुर्भुज जैसा बना दिया गया है तो ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी देख रहे हैं, इसमें बिंदु बी और डी को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस चतुर्भुज का विकर्ण बीडी बोलेंगे। और इस बिंदु ए और सी को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस चतुर्भुज का विकर्ण ए सी बोलेंगे। तो जो विकर्ण बीडी दिख रहा है इसमें आपको एक धारा मापी और एक कुंजी K2 जोड़ देना है, और जो यहाँ पे विकर्ण AC दिख रहा है इसमें एक विद्युत वाहक सेल और कुंजी K1 जोड़ देना है। अब इसके लिए एक कंडीशन क्या रहती है कि जब हम लोग इस सेल से धारा को प्रवाहित करेंगे, मतलब इस कुंजी को दबाएंगे, तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा बहने लगेगा। अब जब धारा बहेगा तो इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, जो धारा मापी है, इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप न उत्पन्न हो। मतलब यहाँ पे जो धारा मापी रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, बीच में क्या रहता है, 0 पॉइंट रहता है और यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिखा रहता है और इधर भी 1 2 3 लिखा रहता है। अगर धारा जब इसमें प्रवाहित होती है तो क्या होता है, इधर झुक जाता है, कभी कभी इधर झुक जाता है और धारा की दिशा के ऊपर इधर उधर झुकता है। लेकिन हमें क्या करना है, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, ये जो धारा मापी है वो किसी भी दिशा में विक्षेप न करे, किसी भी दिशा में न घूमे। तो उस कंडीशन में जो ये सेतु रहता है वो क्या रहता है, संतुलित अवस्था में रहता है। इसके लिए जो व्हीटस्टोन सेतु थे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपना क्या सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात तथा शेष दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला वाला अगर हम लोग बात करें तो चतुर्भुज में उपस्थित दो संलग्न भुजाएं, तो एक संलग्न भुजा ए बी हो जाएगी और इससे जो जुड़ी हुई भुजा है वो क्या है, बी। इनमें प्रतिरोध क्या है, पी और क्यू है। तो इनका अनुपात पी की बटा क्यू किसके बराबर होगा। अब दो भुजा कौन बची है, एडी और डीसी बची है। तो इनमें क्या प्रतिरोध है, आर, और इस वाले में प्रतिरोध, इसमें क्या है, डीसी में प्रतिरोध एस। इनका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब ये जो धारा मापी है इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा और जो ये सेतु है वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। जैसे अगर इसको आप लोग समझना चाहें कि ये धारा मापी किस कंडीशन में संतुलित रहेगा, तो मान लो हम बता रहे हैं यहाँ पे, अगर P का मान 4 रख दिया जाए, 4 ओम, क्योंकि ये क्या है, प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो P का मान 4 ओम रख दिया जाए और Q का मान मान लो 26 रख दिया जाए। उसी तरीके से R का मान 5 रख दिया जाए, 5 ओम, और S का मान 30 ओम रख दिया जाए। तो 4 एकम 4, 4 छम 24, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 की बटा 6 इधर मिल जाएगा। उसी तरीके से 5 एकम 5, 5 छक 30, तो इधर भी क्या मिल जाएगा, 1 की बटा 6। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेतु रहेगा वो संतुलित की अवस्था में रहेगा। क्योंकि जब सेतु संतुलित की अवस्था में रहती है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का बिंदु बी और डी पे कोई भी विभव नहीं होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि बिंदु बी और डी पे जो विभव का मान होता है वो समान होता है या विभव का मान 0 होता है। उस कंडीशन में जो यहाँ पे धारा मापी देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का धारा नहीं प्रवाहित करता है। इस वजह से यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। एक बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और आगे से समझते चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज जैसा विशेष व्यवस्था का निर्माण किया। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्हीटस्टोन सेतु को क्या किया था, बनाया था। तो उन्होंने इन 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक कैसा व्यवस्था बनाया, चतुर्भुज जैसा व्यवस्था बनाया, जिसके द्वारा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी भी चालक तार का
प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध है, इसमें से हो सकता है आर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मिल जाए, पी का मिल जाए, क्यू के मिल जाए या एस का मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सेतु का निर्माण किया। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि सेतु संतुलन की अवस्था में कब रहेगी, वही क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इसको लिख देते हैं, 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज ए बी सी डी, यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध है, जिसको चतुर्भुज की भुजा ए बी सी डी में जोड़कर बिंदु बी और डी के बीच धारा मापी। तो यहाँ पे क्या है, बिंदु बी और डी है, ये बिंदु बी है और ये क्या है डी। इसमें एक जी जो है इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ये क्या होता है धारा मापी। धारा मापी को जोड़ा गया है और जो बिंदु ए और सी है इसमें क्या किया गया है, विद्युत वाहक सेल को जोड़ा गया है। तो फिर आगे क्या लिखा है, ए और सी के बीच में सेल लगा दिया गया है। ए और सी के बीच में ये क्या है, सेल लगा है। ये विकर्ण है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, चतुर्भुज का विकर्ण ही है। आगे क्या इसमें लिखा हुआ है, पी क्यू आर तथा यस को इस प्रकार समायोजित करना है, मतलब इसके मान को इस प्रकार रखना है कि कुंजी K1 तथा K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। मतलब अगर इसके मान को इस प्रकार से हमें रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रख के बताया, तो अगर उसका अनुपात एक बराबर आएगा तो उस कंडीशन में जो धारा मापी रहेगी वहां पे कोई भी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। तो इस अवस्था में जो सेतु है वो क्या कही जाती है, संतुलन की अवस्था में कही जाती है, जिसके लिए क्या सूत्र होता है, संतुलन की अवस्था में P के बटा Q बराबर R के बटा यस एक सूत्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेतु का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इस सूत्र आपको मिला है इस सूत्र के लिए हम लोग निगमन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल ई से बहने वाली धारा, यहाँ पे सेल ई है, इससे बहने वाली धारा क्या है आई, और बिंदु ए पे जब पहुंचती है तो वो दो भाग में विभाजित हो जाती है। एक धारा इधर जाती है जिसको I1 मान लेते हैं, और एक धारा इधर जाती है जिसको I2 मान लेते हैं। क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है, बिंदु दो भागों में I1 तथा I2 में बढ़ जाती है। इसके एक भाग में I1 प्रतिरोध P तथा Q में से, अब देखो ये जो सेतु है इसके एक भाग में ये जो धारा I1 बह रही और यहाँ पे जो प्रतिरोध Q है इसमें भी धारा I बह रही। तो जो प्रतिरोध P1 है और जो प्रतिरोध Q, इस दोनों में क्या हो रही, धारा I1 बह रही, और जो प्रतिरोध R और S है इसमें धारा I2 बह रही। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। संतुलन की अवस्था में बिंदु A तथा D पर विभव समान होता है। अब जब इनका जो अनुपात रहेगा P की बटा Q और R की बटा S का, जो इनका अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, अगर बराबर होगा तो बिंदु B और D पे क्या हो जाता है, विभव 0 हो जाता है या तो समान हो जाता है। तो उस कंडीशन में धारा मापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक, तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेतु देख रहे हैं इसमें हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम किरचॉफ के नियम का वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो किरचॉफ के नियम में हम लोग क्या करते हैं, दो बंद पास लेंगे। एक बंद पास क्या होगा, ए बी डी ए। एक बंद पास यहाँ पे लिख दिए हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद परिपथ ए बी डी ए में। ये क्या है, पहला बंद परिपथ है ए बी डी ए। इसमें क्या हो रही, धारा दो भाग में चल रही, एक I1 धारा बह रही और एक I2। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है, धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें धारा क्या होगी I1 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है P। तो इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 P। क्लियर। अब यहाँ पे धारा क्या बने, I2R। इन दोनों धारा की दिशा क्या है, अलग है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा I2R। अब इस बंद परिपथ में कोई विद्युत वाहक सेल इससे जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो आप सेल देख रहे हैं ये पूरा A और C से जुड़ा हुआ है, इस परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, ए बी डी ए में कोई विद्युत वाहक सेल नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बराबर लगा के 0 रख देंगे। अब इस I2R को उस तरफ हम लोग भेजेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 P बराबर I2R। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसी तरीके से अब हम लोग दूसरा बंद पास देखेंगे BCDB में। इसमें क्या है, I1 का संगत प्रतिरोध क्या है Q, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 Q माइनस। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे धारा ऐसे आ रहा है और इसमें धारा ऐसे जा रहा है। दोनों धारा की दिशा क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I2S। यहाँ पे लिखेंगे माइनस I2S और बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इस परिपथ में भी कोई भी विद्युत वाहक सेल नहीं जुड़ा है। ये जो सेल जुड़ा है वो बिंदु A और C के बीच में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी जो विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
इस I2S को हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I1Q बराबर I2S। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में हमें क्या करना है, समीकरण 2 से भाग देना है। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर I1P के बटा I1Q बराबर I2R के बटा I2S। या भाई I1 से I1 कट जाएगा और यहाँ पे I2 से I2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, P के बटा Q बराबर R के बटा S। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के लिए सिद्धांत है। क्लियर है? तो मैं हट जाता हूं यहां से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।